नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे एडवोकेट रविंद्र शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं जितनी भी राष्ट्रीय दल हैं वो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, बात यह है कि पहले और सेकंड चरण के चुनाव हुए बड़े दिन हो गए। 1926 अप्रैल को हुआ था और 11 दिन बाद परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो 6% बढ़ जाता है। इतनी गलती या मिसमैच ये अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि 1-2% का मिसमैच हो, लेकिन 6% पहले से बढ़ोतरी हुई जी। और आज तक पहले चरण के चुनाव में कम से कम 20 दिन होने वाले हैं, लेकिन पहले और दूसरे चरण के फिगर्स नहीं आए। जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी है जी कि 52 साल के कैरियर में मैंने पहली बार ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन फिगर्स नहीं बता रहा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल वोट कितने थे और कितने पड़े। हालांकि उसी घंटे हर प्रिजाइडिंग अफसर एक फॉर्म 17C, उसकी ड्यूटी है कि वो जो पार्टी का एजेंट है, जितनी पार्टी का एजेंट है, उनको लिख के दे कि टोटल वोट कितने थे, कितने पड़े। टोटल काउंट उसने करके 17C का मोहर लगा के अटेस्ट करके देना है, ताकि काउंटिंग के वक्त वो टैली हो। लेकिन यहाँ तो कोई सिलसिला ही नहीं, वो दिया नहीं दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास फिगर्स ना हो, पोलिंग बूथ वाइज। तो गंभीर चिंता की बात है, ऐसे सवाल की बात नहीं। क्या लगता है? लगता यही है जो लोगों की शंकाएं हैं कि क्यों है ऐसा। मतलब एक संवैधानिक संस्था है और उनको आंकड़े बताने में क्या एतराज़ है? क्यों नहीं बता रहे? 6 महीने पहले तो मिले नहीं अपोजिशन पार्टियों से कि ये कैसा संवैधानिक संस्था है कि हम चाहते थे। पहले आप ईवीएम पे आरोप लगाते थे, अब आपने नहीं, हमारा आरोप कमीशन पर ही आरोप लगाते हैं। आरोप यह है कि कमीशन पे ही था कि कमीशन सुने कि ईवीएम के साथ एक पर्ची है जो आप दिखाते हो, उस पर्ची को एक अलग बक्से में बंद करो, बैलेट बक्स की तरह उसकी भी काउंट कर लो। ये इतनी मांग थी जी। इससे क्या किसी का नुकसान है? रूलिंग पार्टी को, सरकार को ऑब्जेक्शन क्या था, लेकिन वो जीत मानी नहीं गई। कोर्ट ने भी क्लियर देखिए, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, कोर्ट की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर सवाल उठ रहे हैं, कितने प्रोटेस्ट हुए देश के अंदर, कितने वकीलों ने किए, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। जब इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं महाराज कोई इसमें गड़बड़ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि अच्छा जी चलने दीजिए। लेकिन बात वो नहीं था, हमारा ये था कि शंकाएं उठ रही हैं तो उस पर्ची को एक बक्से में डालिए, सील करिए और दोनों को काउंट कर लीजिए। लेकिन ऐसा ना होने के बाद आज ये हो रहा है कि आप आंकड़े भी बताने को तैयार नहीं है 15-15, 20 दिन के बाद। तो फिर तो गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हम सम्मान तो करते हैं संस्थाओं का, लेकिन यह है कि आप जिस तरह देखते हैं कि विपक्ष के लिए एक पैमाना, दूसरों के अलग पैमाना, ये ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट चुनाव है, इसलिए किसी भी चीज़ पे शंका करना गलत नहीं है। और हमने आज एक नया टर्म यूज़ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बाबरी ताला। उन्होंने आचार्य प्रमोद के उस बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमें डाउट्स है कांग्रेस बाबरी ताला राम मंदिर पे ना लगा दे। और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आचार्य प्रमोद ने भी कहा था कि छोड़िए, मौका परस्त लोग आते हैं, यहाँ नाम बताते हैं, वो जाते हैं, पहले उनका क्या कहना, लेकिन मैं पहले बड़ा उनका इस्तेमाल करते थे आप। नहीं, इस्तेमाल क्या करते तो वो बड़ा बोलते थे, लेकिन उनका पता लग गया बात वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो फैसला हुआ है, अब ये इस तरह की शब्दावली के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करे, वो तो मंगलसूत्र का बहस तक भी पहुँच गए जी। और क्योंकि 2 चरण के चुनाव में कल तीसरा भी हो गया, थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन लोगों को नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, काला धन, 15 लाख, उस 2 करोड़ नौकरी उस तरफ नहीं ले जाएंगे। वो कहीं ना कहीं नए नए शब्द निकाल के कि बाबरी ताला, अब क्या मतलब है भाई? राम मंदिर के ऊपर कोई ताला लग सकता है जो निर्माण हो गया है, जो निर्माण हो रहा है अभी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो फैसला हुआ। लेकिन आचार्य प्रमोद क्या कहना चाहते थे? वो कहते थे कि हमने उस मीटिंग में था जिसमें कहा गया कि हम सरकार में आएंगे, राहुल गांधी ने कहा। वो कोई भी आदमी कल अपने कैरियर बनाने की कह दी, वो कौन सी बड़ी चीज़ थी? मेरे जैसा कोई नाचीज उठा करके स्पोक्समैन बन जाता है। और कहीं हैं 4 दिन, ठीक है, वो कोई बड़े तूफान तो लीडर थे नहीं, तो धार्मिक थोड़ा ज्ञान बांटते रहते थे, कभी बीजेपी को बड़ी बातें करते थे। चलिए, उनका क्या जिक्र करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो है
वो गंभीर चिंता की बात है। भय पैदा कर रहे हैं आप, हिंदुओं में भय पैदा कर रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू, 80% हिंदू उसमें ताला लगाने देगा? जी। ये कौन मूर्ख सोच सकता है? और ऐसी कोई बात हो सकती है? इस तरह के लोग कहाँ से बनगढ़ंत बातें लाते हैं। और प्रधानमंत्री जी उस बात पर विश्वास करके इतना बड़ा आज वो डूबते को तिनका सहारा, हमें तो लगता है उनको भय है, और इसलिए वो बात का डिस्कोर्स नैरेटिव शक और संशय सोच समझ कर करते हैं। उन्होंने इसको शाहबानो केस के साथ जोड़ा है, शाहबानो केस के साथ जोड़ के कहा कि अगर वो भी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला था कि इलेक्शन कमीशन के चयन के लिए चीफ जस्टिस होना चाहिए। अभी भी सिटिंग चीफ जस्टिस वो बैठे हैं कुर्सी पे, और मोदी जी ने अपने एमपीओ का इस्तेमाल करके उनको निकाल दिया। जी। वो उनको दिखाना चाहते थे कि आप जो मर्जी फैसले करो, हम सुप्रीम हैं, और उन्होंने किया। और इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमेटी में उन्होंने चीफ जस्टिस को नहीं रखा, लेकिन यह है कि इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और वो ऐसे कहीं किसी मैनिफेस्टो में जो चीज़ नहीं है वो पार्टी इम्प्लीमेंट नहीं करती। जो हमारे मैनिफेस्टो की बातें वो सामने आई हैं, उस पर जवाब बनता नहीं। तो अब यह है कि दाएं बाएं घुमाना चाहते हैं, नई नई कोई खबर बनाना चाहते हैं, सुर्खियां बनाने में तो माहिर हैं जी। उसमें प्रधानमंत्री जी तो वो सुर्खी बनाते रहे। तो लेकिन क्या रविंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि सैम पित्रोदा आपके लिए घातक साबित होते हैं? कभी वो कहते देखो, हैं सैम पित्रोदा के बयान से पार्टी ने किनारा कशी कर ली। उन्होंने हालांकि ये कहा था, उन्होंने तुलना गलत की जिस तरह की उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि चाइनीज के साथ तुलना कर दी, अफ्रीका के साथ तुलना करते हैं। किसी के फीचर्स चाइना के साथ मिलते हैं, चाइनीज के साथ मिलते हैं, किसी के साथ कोई, लेकिन वो आपके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर देते हैं, मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इतनी भिन्नताएं हैं, कहना वो ये चाहते थे, और उनका कहने का मकसद ये था, और जो कहा उन्होंने कि भाई हमारा खाना पीना, रहना सहना, नैन नक्श, रंग जो है वो हम अक्सर कहते हैं कि रंग भेद नस्ल ये सारी चीज़ें होने के बाद हम एक हैं, अनेकता में एकता का नारा वो इसीलिए दिया था पूर्वजों ने। और ये बात सच है। एक बार मौलाना आज़ाद ने लिखा था, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, के दुनिया की तमाम सिविलाइजेशंस वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं, और हिंदुस्तान ने सबको पनाह दी। जी। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा वसी देश है, इतना बड़ा वसी दिल है कि हमने सबको समाया। और ये उनका कोट है 47 से पहले भी और एजुकेशन, कि भाई हिंदुस्तान में तो आप देखो हर धर्म का आदमी एंग्लो इंडियन में मिलेगा, कोई हर जात रंग नस्ल के लोग हैं, कईयों ने पनाह ली विदेशी लोगों ने, वो भी हैं जी। तो पित्रोदा कहना ये चाहते थे कि खाना पीना अलग। अब बीजेपी के अंदर देख लो, कहीं वो गौकशी बहन की बात करते थे और कहीं लोग खाने की बात करते थे। उनकी पार्टी की बड़े बड़े मंत्री कहते थे, है ना। इसलिए भिन्नताएं तो इस देश में हैं, लेकिन खूबसूरती यही है कि इन भिन्नताओं को बांध लिया हमारे पूर्वजों ने, और एक ऐसा संविधान और अनेकता में एकता का ऐसा नारा दिया कि धर्म अलग, जाति अलग, भाषाएं अलग, मौसम अलग। लेकिन रविंद्र जी, आप यानी कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक, नस्ल अलग, फिर भी हम बैठे। इंडिया ब्लॉक संविधान के नाम पर क्यों पिछड़े वर्ग को डरा रही है, दलित वर्ग को डरा रही है, आदिवासी? रोज वो डरा नहीं रहे कि आपका सारा कोटा मुसलमान खा देंगे। ये हिंदू मुसलमान का क्या, प्रधानमंत्री जी वो अपने वो कर्नाटका में हुआ ना, जो उसको लेकर के कर्नाटका में अगर कोई बैकवर्ड मुस्लिम को दिया गया, सब मुस्लिम की बात किसी ने की। अगर यहाँ हिंदू में उनको मौका मिल जाता है, हिंदू में कोई दलित है, हिंदू में कोई छूत है, हिंदू में कोई छोटा गरीब, उस कार्य तो इकोनॉमिकली पुअर को भी दिया गया। तो मुस्लिम में कोई समुदाय हैं जो कि उनको मतलब वो उस तरह के काम करते हैं, तो कई बार मांग उठती है तो उसको जायज़ भी ठहराया गया, वो हुआ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि SC ST OBC का कोटा कर गया। ये प्रधानमंत्री जी ने कहाँ से सुना? कोई अकाउंटेबिलिटी है? जो मुंह में आता कह दो कि तुम्हारा कोटा विनोद दिखाने वाले हैं, ताकि उसको डर पैदा हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, संविधान है, लेकिन कहते ये है कि हम संविधान बदलेंगे। और वो कैसे बदलेंगे, क्योंकि आपने देखा ना, तो इसलिए जब ये कहा जाता है कि संविधान को ये बदलेंगे, टोट पहुँचाएंगे, तो इंडिया अलायंस कहता है। और क्या पता कहें मोदी जी, पुतिन जी परसों 87% वोट लेकर के फिर छठी बार बन गए, है ना। तो अगली बार मोदी जी कहें कि सिर्फ चुनाव मैं ही करूँगा। नहीं रविंद्र जी, इसके पीछे क्या मंशा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का सर्वे करवाना है, एक्सरे करवाना है किसके पास, देखिए कितने पे, फिर एक्सरे ये है कि पता लगे देश को। अक्सर हम कहते हैं 21 लोग जो हैं उनके पास 70 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं,
उनका जितना उनके पास पैसा है वो 21 लोगों के पास है जो बीजेपी के करीब है काफी, जी। जिनके 16 लाख करोड़ रुपए भी माफ होते। देश की सारी धन संपत्ति चंद हाथों में है और वही पॉलिसीज बनाए, तो सर्वे होगा, इकोनॉमिक सर्वे तो होता है, तो वो पता लगेगा कि तो किस अगली किस बात के है। पास संपत्ति है। कितनी फिर उस संपत्ति को लेकर के क्या करोगे? नहीं, संपत्ति तो कोई घर नहीं ले जाएगा, उसके लिए तो अभी कोई घोषणा पत्र में कोई पॉलिसी, लेकिन अगर कोई गंभीर विचार होगा कि जो लोग गरीब हैं उनको घर नहीं, कोई फुटपाथ पे सोते हैं और कुछ लोग लूट रहे हैं, सारी पॉलिसी उनके लिए बन रही है, तो देश को बताया तो जाएगा ना। ये कहा जाता था कि इस देश की 50% जो संपत्ति है वो 3% लोगों के पास है और बाकी 50% के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इस तरह की बातें हैं तो सामने आएगा, आपको मुझे पता लगा देश को कि हमने किया क्या है। ऐसा क्या हुआ है कि चंद ही लोग अमीर हो गए और बाकी जनता गरीब हो गई। देखो देश आगे बढ़ा है, लेकिन ऐसी कुछ बातें हुई कि सारा देश नहीं बढ़ा, कुछ लोग पीछे रह गए, उनको कैसे लाना वो तो घुटनों के बल हैं। तो अगर कोई सोच रविंद्र जी बनेगी, फिर आगे बढ़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं करेगा। अगर कुछ लोग आगे बढ़े हैं तो इस तरह के अगर फैसले लिए जाएंगे तो वो जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत और मशक्कत की जाती है ऐसा वो तो रुक नहीं जाएगी, कि- स्टैग्नेशन आ ऐसा जाएगा। तो नहीं कि उन्होंने सारे ठेके उन्हीं को मिलते हैं जी। ऐसा तो नहीं कि सारे पोर्ट उन्हीं को मिलते हैं, सारे जहाज हवाई जहाज उनको मिलते हैं, सारे हवाई अड्डे उनको मिलते हैं। ऐसी क्या खूबसूरती है उनमें? और भी तो लोग थे, टाटा बिरला तो इसमें हम सुनते थे और 47 से पहले उन्होंने बीजेपी देश- वाले आरोप लेकिन लगा रहे आज वो हैं पीछे अडानी अंबानी का नाम लेना आपने उनको कोसना बंद कर दिया है। कोई डील हुई है अडानी और कहाँ अंबानी बंद के हो गया? खिलाफ? किसने कहा? हम तो आज प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे थे 130 बार, अभी मैं देख रहा था जयराम जी ने लिखा है जी कि कितनी बार अडानी का कितनी बार अंबानी का नाम राहुल गांधी जी ने लिया जी और उनको डर लगा है। तो इसलिए हम तो कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनके साथ, जी। वो बीजेपी के नहीं है, लेकिन यह कि सारे ठेके सारी चीज़ें जो है वो चंद हाथों में दी जाएं तो वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम भी एक निकाला गया कि आप चुपके से दे दो पैसे और ठेका ले लो। हमने देखा कि जिसने पैसे दिए उसने 14,000, वो था ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, जी। तो वो 14,400 करोड़ का ठेका मिल जाता है। लेकिन आपको तो भी ये मिला है दिखाने के लिए 1324 टेंडर करोड़। आपको भी मिला 1,324 करोड़। चलो कोई बड़ा होता है। लेकिन हम सरकार में तो हमारे पास थानेदार नहीं है, ईडी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, सीबीआई नहीं है, तो लोग जो बिजनेसमैन है वो जानते हैं कि भाई ठीक है सबको थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा सा विपक्ष को भी दे दो, क्योंकि कल ये भी सत्य काम उन्होंने करवाने होते हैं। लेकिन यह है कि ये तरीका नहीं था कि आप पैसे नहीं दे रहे थानेदार पहुंच गया घर, ये नया तरीका सिखाया इन्होंने। 4 तरीके थे, जो पैसे नहीं देता था ईडी भेज दो, तो ईडी भेज दो, उसके बाद वो आएगा, उसको कहो कि आप जांच बंद हो जाएगी तो इतने दे दो। तो दूसरा तरीका था कि आपने पूरी ड्रग्स 17 कंपनियां जिनके बारे में आता है कि जाली दवाइयाँ थी, घटिया दवाइयाँ थी, उनके खिलाफ ईडी की जांच थी और इनमें से 1,000 करोड़ रुपया जो है वो मिलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। तो दवाई असली हो गई, दवाई भारतीय खा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बात है जिस पर जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है, मैं अभी कह रहा हूँ, आपने जो अडानी अंबानी, उन्होंने कहा कि हम आएंगे जीपीसी बनाएंगे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से अडानी और उनके खिलाफ जांच होगी। जी। लेकिन रविंद्र जी, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड रहा है, जिसके आउटकम उसके कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आया दोबारा इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट वे में जो पैसा आता है, पैसा आया कहाँ से, जा कहाँ रहा है, इस चीज़ का पता चल जाता है। नहीं, बात यह है कि उसको छुपाया क्यों गया? पीएम केयर का हिसाब क्यों नहीं दे? कितने चोरों ने, डाकुओं ने पैसे दिए हैं, ठीक है, पीएम केयर में तो दिए हैं, लेकिन जहाँ तो एक पॉलिटिकल पार्टी को आप डायरेक्टली देते हो जी, तो ज़रूर कोई बात होगी कि आपके खिलाफ जांच हो रही है, आपके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और फिर आरोप रुक जाते हैं, तो कोई तो बात है। अब वो प्रधानमंत्री जी ना लेकिन आए, पीएम ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 3,000 कंपनियों ने पैसे दिए हैं अलग अलग। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी के चार्जेस हैं और 16 ऐसी हैं जिसने बाद में दिए हैं। उन पर एक्शन होने के बाद उन्होंने बाद में चंदा दिया है।
एक वो तो स्पष्ट करते हैं। एक भी कंपनी से पैसे क्यों लिए, वो नाम क्यों छुपाए थे? वो कंपनी आपने क्यों नहीं विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए ये पैसा? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, हमें नहीं चाहिए, हमारे तो अकाउंट सीज कर ली। हमने चुनाव तो मुश्किल से लड़ा। भाई कोई पैसा देता है, लेकिन बताइए ना, आप लिंक करिए कि हमने उसको ये फेवर दिया, फलाना ठेका दिया, या उसके घर थानेदार भेजा, वो तो मान सकते हैं। हम कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड अगर देता है कोई तो साथ में आए कि फलां कंपनी ने, फलां फर्म ने इतने पैसे दे दिए कांग्रेस को, इतने बीजेपी को, पता लगेगा ना। फिर हम जांच करेंगे कि हमें क्यों दिए, आप करेंगे, और आपके हम करेंगे कि इसको क्या मिला, क्यों दिया है 200 करोड़ 500 करोड़। तो 82 अरब रुपए का मामला है, कोई छोटा नहीं है जो बीजेपी को मिला है जी। तो इस देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। 82 अरब के आंकड़े 8200 करोड़, फिर आप उतने बिंदु लगाओ तो याद आता है। इसलिए कोई छोटी बात नहीं, उन्होंने बात मंदिर मस्जिद घुमा के उधर जाने नहीं देनी। जी। यही तो कला है प्रधानमंत्री जी में कि वो हर दिन आप भी आरक्षण और दलितों के अलावा इधर उधर कहीं नहीं जा रहे अपने प्रचार में, मैंने देखा है। लेकिन हमने आर्थिक बात उठाई जी। कि भाई देश में गुर्बत, वो आपने मैनिफेस्टो पे महंगाई, मैनिफेस्टो के मैनिफेस्टो पे ही दौरान तो अब लड़ रहे हैं हम प्रचार के दौरान ऐसा कुछ प्रचार में नहीं। यही प्रचार बात है, में सिर्फ 5 न्याय की आपका बात है, आरक्षण 5 चला न्याय की जाएगा। बात है, एक आर्थिक न्याय की बात है, युवा बेरोजगार की बात है कि पढ़े लिखे युवा को नौकरी प्राइवेट सेक्टर में मिली। आज डिग्री करके डिप्लोमा करके लड़का बैठा है, बच्चा बैठा है, बच्ची बैठी है, वो साधन नहीं है कि प्राइवेट बाजार में अपना नौकरी ढूंढ सके। गवर्नमेंट के पास तो नौकरी नहीं दी, नहीं 30 लाख नौकरियां हमने कहा, और उनको कहा कि 1 लाख रुपया साल का 8,500 हर ट्रेंड युवा को, एजुकेटेड युवा को देंगे 1 साल के लिए। महिला को उठाने के लिए गरीब में से महिला को दिया जाएगा, एक परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीना हर साल। तो हम उन चीज़ों पे आधारित रहें जिन्होंने खून पसीने से देश बनाया है। अब ये आपके कैमरा मैन हैं, ये वर्क फोर्स है जी। तो इनकी बगैर तो चैनल नहीं चल सकता। तो जॉब सिक्योरिटी, जॉब गारंटी, कई बातें कांग्रेस ने की हैं। महिला सुरक्षा, किसान के लिए जिनके साथ आपने वादा किया था कि दोगुनी होगी इनकम, और वो दोगुनी हो गई आत्महत्या, और उनके ऊपर एक के बाद एक काला कानून। इसलिए हमने वो बातें की हैं। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, जमहूरियत को खतरा है, और ये कल बदल के क्या पता चुनाव का सिस्टम क्या करें और क्या करें, ये हम कह रहे हैं। तो मगर ये नहीं कहते हम कि कांग्रेस को हमेशा भारी पड़ता है कि सनातन का विरोध करना है। उदयनिधि स्टालिन ने भी किया, उसके बाद प्रियांक खरगे ने भी किया, उसके बाद केसी वेणुगोपाल उनको डिफेंड करते नजर आए। अपनी अपनी पार्टी के लोग हैं। देखो, सनातन धर्म एक धर्म की बात है। मेरा सनातन धर्म है, मैं अपने धर्म को पूछता हूँ, मैं कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता हूँ। अब कोई पार्टी, कोई नेता, उसका अपनी बात हो सकती, लेकिन यह है कि धर्म आधारित नहीं है, हमें आज़ादी है और हर एक को आज़ादी है। जो सनातन धर्म को मानते हैं उस पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफिशियल स्टैंड बताइए जिसमें कांग्रेस ने कहा हो कि हम सनातन के खिलाफ। कोई एक लीडर कोई बयान देते हैं, आजकल मीडिया वाले भी ऐसा पूछते हैं, आप बड़ी अकलमंदी से हमको फंसा लेते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। सैम पेत्रोदा की स्टेटमेंट से आपने किनारा कर लिया है, ये वक्तन वक्तन आप ऐसा करते हैं। मणिशंकर अय्यर की स्टेटमेंट से भी आपने किनारा किया था जब वो कटोरी लेके गए थे कि हमने मोदी को हराना है। सैम पेट्रोदा के बयान को अगर आप पूरा पढ़ें और सुने, मैं आपको सुना सकता हूँ। उन्होंने यही कहा कि इस देश में विविधताएँ हैं, हमारे पूर्वजों ने 70 साल इसको खूबसूरती से बांधे रखा, अनेकता में एकता। उसमें उन्होंने कहा कि हम खाते अलग हैं, मैं गुजरात में जाता हूँ, फलानी चीज़ में गुजराती हूँ, शायद वो गुजरात के हैं, मैं वहाँ ये खाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, इडली खाता हूँ, कोई मुझे नहीं पूछता कि आप कहाँ से हैं। तमिलनाडु जाता हूँ, मुझे लोग, मतलब हर आदमी को उन्होंने कहा कि हमारे इतने भिन्नताएँ हमारी हैं, खाने पीने में, लगाने में, हमारे रंग नस्ल में, उन्होंने कहा है। तो उसमें वो एक रेफरेंस दे दिया कि देखो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, अब किरण रिजिजू जी और चाइना के आदमी को आप अलग नहीं पहचान सकते, लद्दाख। लेकिन फीचर्स की बात किया उन्होंने, ये नहीं कहा ये अलग रेस क्लास है और ये लोग घटिया हैं, ये बढ़िया हैं। रेसिस्ट कमेंट उसको कहा जाता है कि मैं कहूँ कि जनाब ये काला है, ये गोरा है। यानी आप इंडोर्स कर रहे हैं? नहीं, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, उन्होंने तुलना गलत की। उनका मकसद, उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन ठीक थी। उन्होंने कहा कि कहीं कोई फीचर्स हैं
कहीं कोई रंग है, कहीं कोई रंग है, कोई सफ़ेद है, लेकिन हम अनेकता में एकता, यही हमारी खूबसूरती है। ये तो हम कहते आए। उसमें बुरा लगा तो इसलिए कांग्रेस ने चुनाव का समय कह दिया कि भाई हम इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तुलना ठीक नहीं। और हम भी कह रहे हैं कि तुलना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी नीयत और उनका कहने का भाव जो था वो मैं आचार्य प्रमोद के बयान से आपको नुकसान होगा कि लोग इसको हल्के में लेंगे? नहीं, वो कोई ऐसी बड़ी शख्सियत नहीं कि जिनकी बार बार तुलना की जाए। कभी कभी तो प्रधानमंत्री जी ने कि यहाँ के किसी का भी तुलना कर दी थी कि मुझे गाली निकाल गया। कोई गली का आदमी गाली निकाल जाए प्रधानमंत्री को, उसको नोटिस लेना चाहिए। मनमोहन सिंह के बारे में आप इतने मीम बनाते हो जी, आप छोड़ दिए, थोड़े कम किए। सोनिया जी के बारे में नहीं फर्क पड़ा, आपने कई मशीनें लगा दी राहुल गांधी जी के लिए। तो मगर इतने विचलित क्यों हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी? मुझे गाली निकाल दी, वो जहाँ जाते हैं वहाँ रोते दिखते हैं। इस तरह की बात थोड़ी करनी चाहिए। हमें तो आप गाली निकालते रहते हो, आपके चैनल में मीडिया प्रवक्ता आते हैं, वो सोनिया गांधी के बारे में ऐसे ऐसे जिनका नाम हमने नहीं सुना। लेकिन ठीक है, अगर आपकी भाषा परिभाषा ऐसी है हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन यह कि बड़े पद पे देश का नेता हैं प्रधानमंत्री, वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, वो इस देश के नेता हैं, हमारे भी नेता हैं। जब वो बिल्कुल वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब वो बोलें जी तो उनको देश के नेता के तौर पे बोलना चाहिए। जी वो सारा साल प्रचार मंत्री के तौर में लगे रहते हैं। जी और कोई मैं व्हाट्सएप पे, पता नहीं मैं व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटी पे आप विश्वास करना भी डर लगता है। वो आंकड़ा आ रहा था कि 676 बार इन्होंने इलेक्शन रैली की है। और जवाहरलाल नेहरू का देख रहा था मैं 38 बार, नरसिम्हा राव जी 11 बार, मनमोहन सिंह जी 4 बार। अगर वो सच है तो बड़ी विचित्र बात है। तो बाकी प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब वो प्रचार मंत्री की तरह खुद कहें कि जर्सी गाय, ऐसी ऐसी विधवा, तो ये फिर कहाँ तक मर्यादा रहती है? फिर मर्यादा की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब विदेश में थे तो राहुल गांधी ने मर्यादा को तार तार किया था, कैबिनेट के ऑर्डर को फाड़ दिया था। उन्होंने किया, उन्होंने उससे सहमति की और उन्होंने वो काम किया। शायद उस बात पे टिप्पणी भी हुई और चित भी नहीं था, मगर वो डिसएग्रीमेंट एक अलग बात है। उन्होंने उनकी शख्सियत काबिलियत पे कभी नहीं प्रश्न चिन्ह है, उनसे सीखते रहे। हाँ, वो बात थोड़ी सी आपत्तिजनक हो गई, वो अलग बात है। लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए कहते हैं, दूसरे तमाम लोगों के लिए इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। और जो कि प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, रखे हुए हैं उन्होंने, और हैं अमित शाह जी हैं, चलो वो गृह मंत्री हैं, हालांकि वो सरदार पटेल की कुर्सी पे हैं, लेकिन उनको वो पिछली मर्यादाएं नहीं याद रहती, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन लद्दाख में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिच कर दिया, बैक स्टैबिंग कर दी। देखो, अलायंस तो हमारा भी है, अब वहाँ बगावत होगी उनके खिलाफ, तो हम तो नहीं कह सकते कि 89 में भी ऐसा ही हुआ था, चलो हसन कमांडर। वहाँ का देखो, आप देखिए लद्दाख में 2009 में भी लद्दाख में रीजनल और सब रीजनल सेंटिमेंट्स बड़े strong। जी। जब हक के लिए लड़ता है तो ले और करगिल दोनों इकट्ठे होते हैं। आपने देखा कि इतना बड़ा वहाँ स्ट्रगल चल रही है, उसमें वो सारे इकट्ठे हैं। लेकिन जब विद इन रीजन की बात आती है तो आप भी जानते हैं कि लद्दाख और करगिल में बहुत आपसी तो मुकाबला भी है। तो उसमें प्रेशर था कि करगिल से कैंडिडेट हो, तो अब कैंडिडेट वहाँ से हुआ तो करगिल वालों ने मिल कर के कोई ऐसी बात की, और उसमें एनसी के लोग भी असहमत थे। पहले तो एनसी वाले चाहते होंगे हमको सीट मिले, अब नेशनल कांग्रेस ने वो सीट छोड़ी कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो कहते थे हमें 3 कश्मीर की मिले, तो छोड़ी तो वो कार्डन नाराज होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा होगा करगिल से कैंडिडेट हो, बातें हम सुनते थे, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन फिलहाल लीडरशिप और हमारा जिस तरीके से विरोध हुआ है, क्या आप अनंतनाग में सपोर्ट जारी रखेंगे? नहीं, वो विरोध तो देखिए, पार्टी ने अगर विड्रे किया होता जी तो बात अलग थी जी लेकिन अब पार्टी की बात ना मान के कुछ लोग अगर रिजाइन करके चले जाएं जी, तो उसमें हम तो अपने स्टैंड पे कायम है, गठबंधन है। ये कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? अब ये मैं तो ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं ना कह सकता हूँ ये, लेकिन ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ जिस तरह के समीकरण हैं तो उसमें यकीनन बीजेपी के अलावा ही कोई जीतेगा, ये आप भी जानते हैं। और
अभी तक तो हमें लगता है कि हम लद्दाख में मजबूती से लड़ेंगे और यहाँ भी जो अपना धर्म है, कोलिशन धर्म है, उसको निभाएंगे। जी, उन्होंने भी जम्मू में निभाया, हम भी निभाएंगे। क्या आप अनुभवी सियासतदान है, क्या एक पार्टी का वोट दूसरी पार्टी को कन्वर्ट हो सकता है? नहीं होता भी है, ऐसी बात कितना फीसदी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए जम्मू में जो वोट उनका है, मैं समझता हूँ 100% ट्रांसफर हुआ होगा। जी, वो थोड़ा प्रोएक्टिव कम नज़र आता है, क्योंकि जो आज पार्टी आगे फ्रंट पे होती है वो ज़्यादा नज़र आती है। जी, लेकिन वोट ट्रांसफ़र कई बार कॉमन वोट होता है, क्योंकि सेकुलर वोट था, कोई ऐसा वोट था जो बीजेपी को जा नहीं सकता। इसलिए यहाँ तो और यहाँ और उधमपुर वो सारा वोट जो है वो कांग्रेस को आया होगा। जी, और वहाँ भी जो है वो हमारा वोट जो है मैक्सिमम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। जी। तो थोड़ा बहुत कहीं माइनर लेवल पे हो सकता है, अगर पार्टी की बयानदारी हो, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि बौखलाहट में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, 3 चरणों के चुनाव में उनको आईना पता चल गया है, लेकिन दूसरी ओर आप भी इस तरह की स्टेटमेंट, कांग्रेस के भी इसी तरह की स्टेटमेंट आती है। मसाला मसलन जैसे आप कह रहे हैं कि पहले 400 पार की बात करते थे, अब ये कह रहे हैं कि साल साल का प्राइम मिनिस्टर देंगे, ये आप इसको बौखलाहट कहते हैं, लेकिन आप भी इसी तरह देखो, उनको लगता है कि इनका प्रधानमंत्री आएगा, तो तभी वो कह रहे हैं कि साल साल का देंगे, एक भय पैदा कर रहे हैं कि स्टेबल इकोनॉमी होगी। लेकिन ये बात वो मान रहे हैं अंदर से। कल तक तो वो कहते हैं 400 पार। इसलिए हम कहते हैं कि अब वो उनको समझ आ गई है कि कल गवर्नमेंट दूसरी आ सकती है, तो लोगों को कह रहे हैं, डरा रहे हैं भाई डराने का काम तो आप भी कर रहे हो। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, चुनाव होंगे ही नहीं दोबारा, ये भी तो पब्लिक को डराने वाली वो बात है। आशंका है, जी, वो आशंका है। तो ये आशंका जो है उस पब्लिक के साथ शेयर करने में क्या गलत है। उन्होंने भी आशंका जाहिर किया है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो स्टेबल नहीं होगी। तो आशंका हमने आपत्ति नहीं की, लेकिन हमने कहा कि अब आपको लग गया कि इंडिया अलायंस की सरकार आ सकती है। जी, तो इस बात का उन्होंने आईना देखा तो हमें खुशी है, क्योंकि उनको तो सारी सीआईडी रिपोर्ट आती है। यानी इंडिया ब्लॉक हो, एनडीए ब्लॉक हो, से सब के सब डराने की, वोटर को, मतदाताओं को डरा करके वोट मांग रहे हैं। ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। बात यह है कि जो आशंकाएं होती हैं, जी, इनके कई बड़े नेताओं ने कहा कि हम संविधान को बदलेंगे। जो इनकी बेसिक फिलॉसफी है उसको लोग भी और हम भी जानते हैं, और इसलिए उसके बुनियाद पे लोगों को अगर ये कहा जाए, लोगों को चेताया जाए, लोगों को जगाया जाए, उनके साथ अपनी चिंता साझी की जाए, तो मैं नहीं समझता गलत है। वोटर को एक पॉजिटिव एजेंडा आपने दिया न्याय का, डेवलपमेंट का, लेकिन अब इनको तो भूल गया 400 पार, 370, विकसित भारत। जम्मू की 2 सीटों का रिजल्ट निकलने दीजिए, जी, पता लग जाएगा कि ये कितने पानी में हैं। जी, ठीक है। और इनका 370 के नाम पे वोट मांग रहे हैं। खुद यहाँ तो चने चबा दिए कांग्रेस ने इनके। ये आप मानेंगे कि यहाँ जो मुकाबला हुआ, मैं जो, चलो इस बात पे नहीं मानेंगे, आप मान नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, आप दावा छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो मानेंगे कि जहाँ चने चबा दिए बीजेपी के, मुकाबला हुआ है ना। जी, तो जी, वो मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था। अगर इतनी खुशी की लहर थी और 370 के बाद इतना बदलाव हो गया, इतनी चांदी आ गई, इतना विकसित भारत आ गया, तो फिर तो जम्मू में हम मुकाबले में ही ना होते। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।